हेलो, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो विलेज पालमपुर है इसको आइडियल विलेज मानते हुए हम लोग जानेंगे कि एक प्रॉपर विलेज में क्या क्या होना चाहिए। पालमपुर बेसिकली एक इमेजिनरी विलेज है, इसका मतलब एक हाइपोथेटिकल विलेज है। ये रियल विलेज एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये बताता है कि पालमपुर एक आइडियल विलेज है, उस तरीके से बाकी गांव को भी होना चाहिए। यहाँ पर बेसिक जो भी फैसिलिटीज है वो सारी अवेलेबल है। सो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रायगंज इज ए बिग विलेज विच इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। इसका मतलब रायगंज एक बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पॉइंट, शाहपुर इज स्मॉल टाउन। शाहपुर क्या है? एक स्मॉल टाउन है, छोटा शहर है, विच इज कनेक्टेड थ्रू रोड्स, जो कि पक्की सड़क से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज बुलेट कार्स, सेकेंड बोगीज, थर्ड टोंगास। सो जो बोगीज होता है वो यूज किया जाता है टू कैरी जैगरीज। जैगरी मीन्स गुड। इसके अलावा अदर जो ट्रांसपोर्ट है वो देख सकते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, यहाँ पे फोटो दे रखी है। ट्रैक्टर्स जो गांव में काफी देखा जाता है। इसके अलावा ट्रक भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ अब डिस्कस करते हैं अबाउट फैमिलीज इन पालमपुर। पालमपुर में बेसिकली 450 फैमिलीज रहती है। इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपर कास्ट बिलोंग करती है, कुछ फैमिली लोअर कास्ट। सो अपर कास्ट के टोटल 80 फैमिलीज है। लोअर कास्ट जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3, इसका मतलब 150 फैमिलीज बिलोंग करती है। और जो लोअर कास्ट है उसमें एससी और दलित आते हैं। अब हमें पढ़ना है जो अपर कास्ट है वो कौन से हाउस में रहती है। दे लिव इन बिग हाउस, ये बड़े हाउस में रहती है जो कि मेड अप ऑफ ब्रिक। इसके अलावा जो लोअर कास्ट है वो रहती है स्मॉल हाउस में, विच इज मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रो। इसका मतलब जो घर, जो कच्चे घर होते हैं उनकी बात हो रही है। नाउ मोस्ट हाउस है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज्यादातर घरों में बिजली का कनेक्शन है। और जो बिजली है उसका 2 तरीके से यूज किया जाता है। फर्स्ट यूज किया जाता है फॉर ट्यूबवेल एंड सेकेंड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। सो स्मॉल बिजनेसेस और ट्यूबवेल में लोग ज़्यादातर यूज करते हैं यहाँ पर बिजली का। सो ट्यूबवेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट, अदर फैसिलिटीज इन पालमपुर। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए होता है और जो प्राइमरी स्कूल है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। सो 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, इसके अलावा 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा 1 प्राइवेट डिस्पेंसरीज। सो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज थी, हमने डिस्कस कर ली। अब जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटीज है इन पालमपुर। लगभग 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सो इसके अंतर्गत 4 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड लास्ट फोर्थ ह्यूमन कैपिटल या फिर एंटरप्राइज। सबसे पहले जानते हैं एम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको प्रोड्यूस करना, यानी जिस गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है उसे प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इसके लिए बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट होती है। 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसको हम लोग जानेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन चारों को मिलाकर बनता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और ह्यूमन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर था हमारा लैंड। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लैंड की, यानी ज़मीन की, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे वो ज़मीन पर ही किया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है तो सबसे पहले हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। इसके अलावा हमें चाहिए अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इसमें देख सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले आता है लैंड। लैंड में हमें जो भी नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लेबर, क्योंकि जमीन पर हम लोग प्रोडक्शन तभी कर पाएंगे या फिर किसी फैक्ट्रीज को जब इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पर काम
तभी होगा जब हमें लेबर अवेलेबल हो जाएंगे। सो पीपल हु विल डू द वर्क, लोग ही वहां पर काम करेंगे। और जो लोग होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक वो होंगे जो एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे। इसके अलावा हमें दूसरी कैटेगरी मैनुअल वर्क के लिए हमें अनएजुकेटेड लेबर की भी जरूरत होती है। सो लेबर दो तरीके के हो गए, एक जो स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, इसमें आ सकते हैं स्किल्ड। और दूसरी कैटेगरी में जो अनस्किल्ड होते हैं, जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं, इसका मतलब अनएजुकेटेड वर्क्स। तो हमें दोनों काम के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है फिजिकल कैपिटल। सो ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का नाम से आपको पता चल रहा है, जो फिक्स है इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जिसे परचेज करते हैं। सो इट इंक्लूड्स बेसिकली टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, इसी कैटेगरीज में आता है। इट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स, इसको हम लोग काफ़ी ईयर तक यूज़ कर पाते हैं। इसमें बहुत सारे और भी जैसे जनरेटर, टरबाइंस, इसके अलावा कंप्यूटर्स, ये सब कुछ आता है। सो दोस इनपुट्स विच कैन बी यूज्ड ओवर मैनी ईयर्स इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और जो फिक्स कैपिटल होता है इसको हम लोग किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए परचेज करते हैं। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आता है बेसिकली रॉ मटेरियल एंड मनी। ये देख सकते हो, मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल। बेसिकली जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो आता है वर्किंग कैपिटल। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन, इसको भी प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। सो द इनपुट्स विच आर यूज्ड अप इन वन साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल। और इसकी रिक्वायरमेंट हमें बार बार होती है, सो दे आर रिक्वायर फ्रिक्वेंटली। सो अब देखते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल जैसे हमने देखा जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग परचेज करते हैं, जिसमें मशीन, टूल्स, बिल्डिंग आती है। और वर्किंग कैपिटल जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, जिसमें रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड आता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे ट्रैक्टर परचेज किया, सो ट्रैक्टर कहलाएगा फिक्स कैपिटल। इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर इसमें हम लोग और जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। नाउ अब देखते हैं लास्ट हमारा वो आता है ह्यूमन कैपिटल। सो वी नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर दीज थ्री फैक्टर्स, दैट इज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें तीनों फैक्टर्स, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इसको एक साथ यूज़ करने के लिए या फिर इसका आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत होगी ह्यूमन कैपिटल की। इसका मतलब जो नॉलेज है या फिर जो एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर है, जिसके पास ये आइडिया आया था, जिसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वो कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल में आएगा नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, विजडम, क्रिएटिविटी, जजमेंट एक्सेट्रा। सो इससे हमने ये जाना ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, एक कैपिटल होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर वो ह्यूमन नहीं होगा तो इन सबको एक साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बिना तीनों को हम लोग लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को यूज़ नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट आपके बुक में टॉपिक दे रखा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर कहा जाता है, जिसे कुछ लोकल एरियाज में बीघास या फिर गुंथास भी कहा जाता है। और 1 हेक्टेयर इक्वल होता है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर मेजरिंग 100 मीटर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग इन पालमपुर। जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है वो है लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यहाँ पे जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो क्या है, फार्मिंग है। बिकॉज 75% पीपल डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। सिंस 1960 देर इज नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। 1960 के बाद यहाँ पर लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन एक्सपेंड नहीं किया जा सका है। पालमपुर में जो भी वेस्ट लैंड हुआ करते थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया है कल्टिवेबल लैंड। इसका मतलब अब कोई भी स्कोप नहीं है कि किसी भी एरियाज को कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर लैंड को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि लैंड यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। सो लोगों ने न्यू मेथड्स अडोप्ट किए, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स।
सो हम लोग इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर। सो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर। इसमें फोटो में देख सकते हैं लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी। इसका मतलब पहले पूरे साल भर जब एक ही फसल उगाते थे, अब लोगों ने एक से ज़्यादा फसल उगाने स्टार्ट कर दी। इसको हम लोग कह सकते हैं कि कुछ लोग रबी क्रॉप उगाते हैं, कुछ लोग खरीफ क्रॉप। सो जो खरीफ क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है और जो रबी क्रॉप होती है वो सर्दियों के सीजन में उगाई जाती है। पालमपुर में लोग खरीफ क्रॉप में ज्वार, बाजरा, शुगरकेन उगाते हैं। इसके अलावा रबी क्रॉप में लोग वीट उगाते हैं बेसिकली, और थर्ड क्रॉप ये लोग पोटैटो भी उगा लेते हैं। नाउ हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इट इज़ यूज फॉर हायर यील्ड। इसका जो मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है। यील्ड का मतलब उपज। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Yield means it is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. So it includes HYV seeds. सबसे पहले हमें याद रखना मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आता है HYV सीड। इसकी फुल फॉर्म है हायर यील्ड वैरायटी। इसमें बहुत सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर HYV सीड्स यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। नाउ इसमें इम्पोर्टेंट होता है इरिगेशन, क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ की जाती है जिसमें जो HYV सीड्स यूज़ होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी। सो इरिगेशन सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इरिगेशन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है जैसे कैनाल से, डैम से, या फिर पंप सेट से। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए डीजल चाहिए होगा। सो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इट इंक्लूड्स HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी जिसमें ट्रैक्टर्स आएगा। इसके अलावा इरिगेशन के लिए डैम्स, कैनाल, पंप सेट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली 1960s, मिड 1960s में हुआ था, अप्रोक्स 1966 के आसपास। सो इट इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ HYV सीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है HYV सीड्स का भी इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। इसका मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा वीट और राइस का प्रोडक्शन किया जाए। इट प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है एक ही प्लांट से। सो HYV सीड्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अगर ड्रॉबैक की बात की जाए, जो मेन ड्रॉबैक है HYV सीड्स का वो ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, अगर हायर यील्ड करना है तो इसके लिए इन सभी का कॉम्बिनेशन चाहिए, HYV सीड्स का, इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड का। अगर ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा तब हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ज़्यादा प्रोडक्शन। नाउ मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है सबसे पहले इंडिया में कहाँ यूज़ किया गया था? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसका मतलब HYV सीड्स का यूज़ किया गया था। नाउ देख सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विल द लैंड सस्टेन। क्या लैंड इसको सरवाइव कर पाएगी या सस्टेन कर पाएगी जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया जा रहा है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द रिसोर्सेस। इससे जो रिसोर्स है उसके ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका है, जिस वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देख सकते हैं। सो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फर्स्ट इज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो चुकी है ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इसका मतलब जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो चुका है ड्यू टू कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल, इरिगेशन एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग बाकी टॉपिक कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।